क्या जिस तरह से नेपाल में बीते 48 घंटों में जो कुछ दिखा वो आपको बांग्लादेश की याद दिलाता है? क्या नेपाल में जो कुछ हुआ वो वाकई में केवल सोशल मीडिया का बैन, करप्शन का इशू था, या फिर जिंजी और सोशल मीडिया के गुस्से के बीच एक गहरी साजिश भी आपको नेपाल में दिखाई पड़ती है? क्या यह केवल इत्तेफाक है कि 2021 में म्यांमार में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, 2022 में श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे को भागना पड़ता है, सरकार पलट जाती है, 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन जो है वो सरकार को पलटता है, और अब 2025 में नेपाल जहां पर सोशल मीडिया बैन के चलते गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति को 48 घंटों में देश छोड़कर भागना पड़ता है, नेताओं की पिटाई हो जाती है, संसद भवन जल जाता है, ओली का घर जो है वो धधक धधकता है और सारे मंत्री, सारे नेता भागने लगते हैं। नेपाल में बच्चों की जो मांग है वो पूरी तरह जायज है। नेपाल में जो कुछ बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ हम मजबूती से खड़े हैं। नेपाल के इस आंदोलन में वहां के बच्चों, वहां के प्रोटेस्ट करने वालों को हमारा समर्थन है। जिन्हें गोलियां मारी गई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो वो भी हम चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद इससे आगे बढ़कर एक सवाल आज हम पूछना चाहते हैं कि क्या सिर्फ ये संयोग है जो कुछ नेपाल में हम देख रहे हैं, या कहानी इससे आगे की है? क्योंकि क्या एशिया में ही जो तमाम छोटे छोटे देश हैं वो एक के बाद एक अस्थिरता का शिकार हो रहे हैं, ये केवल संयोग है, या यूएस चाइना वॉर का इसमें भी असर है? क्योंकि दिखाई यही पड़ता है कि जो लाल सलाम के करीब गया उसका काम तमाम कर दिया गया। लाल सलाम बोले तो चीन, जो यूएस को आंख दिखाने की कोशिश किया वो बर्बाद हो गया। और इसीलिए सवाल यह है कि क्या इसमें डीप स्टेट का हाथ है, सीआईए विदेशी एजेंसियों का हाथ है? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और डीप स्टेट की अचानक चर्चा क्यों बढ़ गई? सवाल यह भी कि नेपाल में एक आंदोलन होता है जो किसी की लीडरशिप में नहीं होता है, छात्रों का आंदोलन होता है, समर्थन कई लोगों ने किया था, लेकिन जो हमला होता है, जो विरोध होता है वो इतना ऑर्गेनाइज होता है कि सरकार की चूल्हे हिल जाती है। क्या यह शक संदेह नहीं पैदा करता? डीप स्टेट की अचानक चर्चा इतनी तेज क्यों है? और क्या भारत के सारे पड़ोसी देशों में ऐसे आंदोलन होने के बाद भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है? क्योंकि एक पड़ोसी पाकिस्तान का नाम हमने केवल नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान में भी हम जानते हैं कि जब इमरान खान ने यूएस को आंख दिखाई थी तो कैसे उनके खिलाफ मुकदमा चला, विरोध हुआ, और फिर जनता के नेता होने के बावजूद आज वो सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं, उनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा है। और इसीलिए आज सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या जो नेपाल में हुआ वो सिर्फ बच्चों का प्रदर्शन था, जेंजी का गुस्सा था, या जेंजी के नाम पर कोई और है जो खेल खेल रहा है? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। इस सवाल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िए, क्योंकि इसके जरिए हमारा आपका कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, आप तक वीडियो जल्दी पहुंच जाएंगे, और राय क्या है वो भी दीजिए। फिर एक बार हम स्पष्ट कर दें कि नेपाल के इस प्रदर्शन को लेकर हमारा पूरा समर्थन है। भारत में 80-90% लोगों को ओली सरकार से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। ही वॉज एंटी इंडिया, बट जिस सिस्टम से ये हुआ है उस सिस्टम को लेकर ये वीडियो बन रहा है, उस कल्चर को लेकर, क्योंकि नेपाल जल रहा है, धधक रहा है, संसद जल रही है, पार्लियामेंट से भरोसा उठ चुका है, और सवाल बहुत सारे पैदा हैं संयोग प्रयोग को लेकर। लेकिन सबसे पहला सवाल है डीप स्टेट क्या है? डीप स्टेट दरअसल एक साजिश सिद्धांत है जो छिपी हुई ताकतों को इंगित करता है, जैसे खुफिया एजेंसी सीआईए, गैर सरकारी संगठन एनजीओस और बड़े कॉर्पोरेट और मीडिया हाउसेस। ये दरअसल पर्दे के पीछे से सरकार को प्रभावित करती है, चुनाव में हेरफेर करती है, शासन परिवर्तन करवाती है। अमेरिका में ट्रंप के समय खासतौर पर यह बड़ा लोकप्रिय हुआ है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसे कलर रेवोल्यूशन कहा जाता है, जैसे यूक्रेन में 2014 का ऑरेंज रेवोल्यूशन, जॉर्जिया में 2003 का रोज रेवोल्यूशन, हांगकांग में 2019 का प्रदर्शन। इसमें युवाओं को सोशल मीडिया के जरिए इकट्ठा किया जाता है और फिर लोकतंत्र के नाम पर पीछे से विदेशी ताकत जोर लगाती है और उस देश में सत्ता पलट जाती है। अब अगर आप एशिया की बात करेंगे तो एशिया में भी यह पैटर्न लगातार दिखाई पड़ रहा है। म्यांमार 2021 सैन्य तख्ता पलट हुआ, आंग सान सू की सरकार गिरा दी गई, यूएस ने कूप के खिलाफ प्रोटेस्ट का समर्थन किया, सैन्य नेताओं पर एक्शन लगाए गए और
उस दौर में भी कहा गया कि यूएस ने लोकतंत्र के नाम पर हस्तक्षेप किया, क्योंकि म्यांमार जो है चीन के BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल था। यूएन रिपोर्ट में इसका कोई सीधा हाथ तो नहीं आया, लेकिन चर्चा हुई। यही चर्चा श्रीलंका को लेकर भी हुई। श्रीलंका 2022 आर्थिक संकट से राजपक्षे भाई भाग गए थे। IMF का रोल जो था वहां आया था। राजपक्षे साहब जो थे वो प्रो चाइना थे। उन्होंने हम्बन टोटा पोर्ट चाइना को लीज पर दिया था और फिर वहीं से सारा खेल गड़बड़ाता गया और बाद में श्रीलंका में सरकार गिर गई। बांग्लादेश में 2024 में छात्र आंदोलन होता है। जुलाई 2024 में कोटा प्रोटेस्ट जॉब रिजर्वेशन को लेकर होता है। फिर फायरिंग होती है, 200 लोगों की मौत होती है, एक बड़ा जन आंदोलन बनता है। हसीना जो है वो भी यूएस को आंखें दिखाने लगी थी और खबर यह थी कि यूएस ने हसीना पर दबाव डाला था, बात नहीं मानी। आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं, लेकिन दबी छिपी जबान में लोग कहते हैं कि बांग्लादेश को भी अस्थिर अमेरिका ने किया। और आज जो वहां प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल अमेरिका की बोली बोलते हैं। नेपाल को लेकर भी यही सवाल है कि ओली साहब जो हैं वो प्रो चाइना थे। 4 सितंबर को यूएस के जो ऐप्स थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सबको बैन कर दिया, लेकिन चाइनीज ऐप खुला रहा। नतीजा, अब वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हुए। नेपाल बांग्लादेश 2.2 के तौर पर कहा जा रहा है। अब अगर इसमें आप पैटर्न देखोगे तो कोई भी देश जो यूएस से भिड़ रहा है या चाइना के करीब जा रहा है, वहां पर आंदोलन होता है, अंदर से आवाज आती है, लड़ाई होती है, प्रोटेस्ट बड़ा होता है, सरकार पलट दी जाती है। और ये काम अमेरिका पहले भी कई देशों में कराया। इवन अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने तालिबान को हटाया था, तो तालिबान की जगह अफगानिस्तान के लोगों को राष्ट्रपति बनाया था, लेकिन वो उनकी बात मानते। सवाल ये क्या यहां पर भी ये हो सकता है? सीधा हस्तक्षेप का कोई सबूत नहीं है, लेकिन चाइना को डेंट तो दे दिया। चाइना जो नेपाल को अपना मान रहा था, अब वो दूर जा चुका है। अब नेपाल में जो नई सरकार आई वो चाइनीज नहीं होगी, और इसीलिए सवाल उठ रहा है क्या बांग्लादेश 2.0 जो है वो नेपाल बन गया है? बांग्लादेश 2.0 कहने का मतलब नेपाल के प्रोटेस्ट को 2024 के बांग्लादेश के आंदोलन से जोड़ना, जहां पर छोटा ट्रिगर जो है वो बड़ी आग बन गई। बांग्लादेश में जुलाई 2024 में कोटा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, वो बड़ा बना। फिर भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, सरकार की दमनकारी नीतियां। छात्रों ने शुरू में शांतिपूर्ण मार्च किए, लेकिन पुलिस की फायरिंग में 200 बच्चों की मौत हुई और वहीं से वो मामला पूरा बिगड़ गया था। शेख हसीना की सरकार गिर गई, वो भागी, वहां पर एक नई सरकार बनाई गई। अब अगर इन दोनों जगह पर आप देखोगे तो दोनों जगह पर चाहे वो जेंजी हो, छात्र हो, दोनों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। लेकिन बड़ी बात यह थी कोई सिंगल टॉप लीडर नहीं था, डिसेंट्रलाइज था यह आंदोलन, जो इसे और खतरनाक बना रहा था। नेपाल 4 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया बैन लगा। 8-9 सितंबर को प्रोटेस्ट से बदल गया, हजारों लोग आए, संसद पर हमला हुआ, 19 की मौत। अब इन दोनों में समानता क्या है? छोटा ट्रिगर था, जैसे वहां कोटा का नाम था, यहां पर बैन लगा था। एक जहां जेंजी ने लीड किया, एक जहां छात्रों ने लीड किया। फिर यह मामला और बढ़ा, इसमें भ्रष्टाचार का जिक्र आ गया। भ्रष्टाचार के साथ साथ पुरानी नीतियों और सारे मसलों को उठा लिया गया। फिर सरकार बदलने की बात आई कि इस्तीफा देना पड़ेगा, और फिर इंटरिम गवर्नमेंट की मांग आई। वह दोनों जगह अगर आप देखोगे, एक जगह बांग्लादेश में हसीना जो थी वो प्रो इंडिया थी, नेपाल में ओली जो थे वो प्रो चाइना थे, लेकिन पैटर्न एक ही है। दोनों जगह युवा गुस्सा करते हैं, सत्ता पलट देते हैं और तबाही मचा देते हैं। यही दोनों जगह पर देखने को मिला, और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि क्या ये संयोग है, या एशिया में छोटे देशों में यूएस चाइना प्रॉक्सी वॉर का खेल चल रहा है, किसके साथ कौन है? क्योंकि बिना डिक्लेयर टॉप लीडरशिप इतना बड़ा आंदोलन कैसे हो जाता है? नेपाल के प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि कोई बड़ा फॉर्मल लीडर नहीं था, लेकिन सिंक्रोनाइज था। बीबीसी गार्जियन की माने तो प्रदर्शनकारी संसद में घुसते हैं, लेकिन लीडरलेस होते हैं। बांग्लादेश में भी स्टूडेंट जो है वो अगेन डिस्क्रिमिनेशन शुरू करते हैं और कोई चेहरा नहीं आता है। 8 सितंबर को काठमांडू में 10,000 लोग जुटते हैं, कोई बड़ा लीडर नहीं होता है। फिर हामी नेपाल नाम का नॉन प्रॉफिट ग्रुप होता है, वो यहां पर पॉलिटिकल पार्टियों से दूर रहने की बात करता है, लेकिन बिना लीडर के भी कोऑर्डिनेशन जो है वो जबरदस्त होता है, जबरदस्त। और असर यह होता है कि 2 दिन में केवल सरकार गिर जाती है। एक और कहानी जो यहां पर आती है, जो डाउट पैदा करती है कि यूएस के ऐप बंद हुए थे, चाइनीज टिकटॉक नहीं बंद हुआ था। नेपाल में अगर आप देखोगे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, लिंक्डइन, रेडिट, ये सब बंद होते हैं, टिकटॉक बंद नहीं हुआ था। तर्क दिया गया था रजिस्ट्रेशन नियम ना मानने पर। जैसे इंडिया में जब चाइना से लड़ाई हुई थी तो टिकटॉक बैन कर दिया गया था, तो उसका सीधा फायदा यूएस बेस्ड ऐप को हुआ था। सारे यूएस के ऐप जो थे उनकी बल्ले बल्ले हो गई थी। अब यहां पर चाइनीज ऐप को नहीं बैन किया गया। लाजमी है, चाइना को फायदा होता, यूएस को नुकसान होता, और इसीलिए सवाल उठता है कि क्या इसमें यूएस का हाथ हो सकता है इनडायरेक्टली, इन ऐप्स का हाथ हो सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का। बहुत सारे सवाल हैं। आप याद करो पाकिस्तान, जिसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, इमरान खान के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। इमरान खान को अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव में हटाया गया।
इमरान जो है वो यूएस की तरफ झुक नहीं रहे थे। ये माना जा रहा था कि यूएस चाहता था उनकी साइड आ जाए, बिल्कुल कदमों में जैसे शहबाज शरीफ गिरे पड़े, लेकिन इमरान खान ने अपना स्टैंड रखा था और वहीं से सारा खेल पलट गया था। इमरान खान ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि यूएस आर्मी की साजिश है। बाद में गिरफ्तार हुए, भ्रष्टाचार जासूसी केस चले और जेल में बंद बैठे। आप याद करो, भारत को लेकर भी इसलिए सवाल उठ रहा है, क्या भारत पर भी खतरा है? भारत में भी बीते कुछ समय में कई आंदोलन हुए हैं, कई बार आरोप लगता रहा है और कईयों का मानना है कि आगे आने वाले समय में भारत में भी ऐसे आंदोलन हो सकते हैं जो बहुत ही ऑर्गेनिक लगेंगे, लेकिन उसके पीछे साजिशें हो सकती हैं। ये पहले से भी देखने को मिला है। आप किसी भी दुनिया में किसी भी देश का पैटर्न उठा लो, बड़े ताकतवर जो देश होते हैं वो छोटे छोटे देशों में अपनी सरकार बनवाते हैं, बिगाड़ते हैं रिश्तों के हिसाब से। ऐसे में जब भारत और अमेरिका के रिश्ते सबसे कमजोर स्तर पर हैं, तो क्या भारत में भी अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जा सकती है? हालांकि भारत का सिस्टम जो है वो काफी स्ट्रांग है, भारत की फौज जो है काफी स्ट्रांग है, भारत की डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, भारत की पार्लियामेंट जो है वो बड़ी स्ट्रांग है और भारत के लोग समझ भी रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या नेपाल में जो कुछ हमने 48 घंटों में देखा वो सिर्फ संयोग था? क्योंकि हम सब ने ऑर्गेनिकली नेपाल के बच्चों को सपोर्ट किया, लेकिन जिस तरह से सत्ता गई, जिस तरह से हमला हुआ, जिस तरह से हंगामा हुआ और जिस तरह से आज नेपाल सरकार के बिना हो गया है, अब नेपाल किसी के पास नहीं। वो नेपाल कौन चलाएगा, ये कौन तय करेगा, ये पता नहीं। वो चाइना से प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, यूएस से बनाया जाएगा, किसी को पता नहीं। ये मन में साजिश पैदा करता है और बार बार जब अपने अगल बगल देखते, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल,